नमस्कार प्यारे साथियों, मैं निशान नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है, अभी हम इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको भारत की राज्य व्यवस्था करवा रहे हैं, जिसके अंदर पूरे सीक्वेंस के साथ भाग 1 से लेके भाग 22 तक करेंगे और जितने भी अनुच्छेद 1 से लेके 395 तक आपको कंप्लीट करवाई जाएगी। ठीक है। आज तक इसकी 3 क्लासें हो चुकी हैं, जिसके अंदर भाग 1 और भाग 2 को खत्म किया था। भाग 1 के अंदर हमारा क्या टॉपिक था, भाग 1 के अंदर देख लेना, संघ और राज्य के बारे में मैंने बताया था, जिसके अंदर अनुच्छेदों की संख्या कितनी थी, 4 थी। कहाँ कहाँ से 1 से लेके 4 अनुच्छेद थे। इसके बाद में भाग 2 को बाई डिटेल कवर किया था, जिसके अंदर क्या थी, नागरिकता के बारे में बताया गया है। नागरिकता के अंदर अनुच्छेदों की संख्या कितनी बताई थी, नागरिकता के अंदर अनुच्छेदों की संख्या कितनी थी, अनुच्छेदों की संख्या थी 5 से लेके 11 तक अनुच्छेदों की संख्या। इन दो के अंदर उम्मीद करता हूं आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आज हमारी बारी है भाग 3 पढ़ने की। भाग 3 के अंदर क्या है, मूल अधिकार हैं, कहां से कहां तक। तो ये देख लेना, कहां से कहां तक है, 12 से लेके 35 तक मूल अधिकारों का वर्णन है। यानी अनुच्छेद 12 से लेके अनुच्छेद 35 तक मूल अधिकारों के बारे में बताया गया है। ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको इतनी बातें समझ में आई होगी। भाग तीन है इसके, और मूल अधिकार हैं। ठीक है। और मूल अधिकार के अंदर अनुच्छेद देख लेना, 12 से लेके 35 तक अनुच्छेदों का वर्णन मिलता है। आपको ये बातें ध्यान में रखनी होगी, बिल्कुल नॉर्मल नॉर्मल बातें हैं। ठीक है। इसके मैं पहले बता देता हूं, जो भाग 3 है इसके कम से कम पार्ट के अंदर इसको पढ़ाया जाएगा, क्योंकि ये बड़ा है ना। तो इसके भाग 3 आएंगे, जिसके अंदर आज इसका भाग फर्स्ट है, पार्ट फर्स्ट है। ठीक है। ये बात आप याद रख लेना, कल इसका पार्ट सेकंड आएगा और परसों इसका पार्ट थर्ड आएगा। तो 3 पार्ट के अंदर इसको बांट के पढ़ेंगे। और सबसे पहले आज का पार्ट शुरू करते हैं। तो आज का पार्ट शुरू करने से पहले सबसे पहले ये जानेंगे भी मूल अधिकार है क्या। ठीक है। तो सबसे पहले देख लेना, मूल अधिकार किसे कहते हैं। यानी वह अधिकार जो देश के अंदर रहते हुए हमें जन्म से ही प्राप्त हो जाते हैं, उन अधिकारों को क्या कहा जाता है, उन अधिकारों को मूल अधिकार कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वह अधिकार जो बच्चे के जन्म के समय ही उसे प्राप्त हो जाते हैं, उन अधिकारों को क्या कहा जाता है, उन अधिकारों को मूल अधिकार कहा जाता है। ठीक है। इसके बाद में बारी आती है, ये कहाँ से लिए गए। तो सबसे पहले इसका सबसे बेसिक सा क्वेश्चन बनता है, भी भारत के संविधान के अंदर मूल अधिकारों को किस देश से लिया गया या किस देश के संविधान से लिया गया। तो आपका सीधा सीधा सा उत्तर होना चाहिए यूएसए के संविधान। कहाँ से लिया गया था, यूएसए के संविधान से लिया गया था। एक नंबर बात। 2 नंबर, जो है मूल अधिकार हैं उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें नैसर्गिक अधिकार भी कहा जाता है। ये बात लिख लेना, नैसर्गिक क्या कहा जाता है। नैसर्गिक का मतलब क्या होता है, जन्म से ही, जन्म से ही प्राप्त होते हैं। आगे लिख लेना, ये नैसर्गिक किसे कहते हैं, तो वह अधिकार जो जन्म से ही प्राप्त होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें नैसर्गिक अधिकार कहा जाता है। ठीक है। 3 नंबर, इसे मैग्ना कार्टा भी कहते हैं। ये भी पूछा जाता है, भी भारत के संविधान के अंदर मैग्ना कार्टा किसे कहते हैं। तो मैग्ना कार्टा किसे कहते हैं, जो मूल अधिकार हैं उसको क्या बोलते हैं, मैग्ना कार्टा। ठीक है। और 4 नंबर बात इसको याद रख लेनी है, अगर मूल अधिकार, तो देख लेना 3 बातें हैं इसकी, यूएसए के संविधान से लिया गया, इसे नैसर्गिक अधिकार भी कहा जाता है। नैसर्गिक क्या होता है, जन्म से ही प्राप्त होने वाले अधिकार। अभी कुछ अधिकार होते हैं, जैसे वोट डालने का अधिकार, वो कब मिलता है, वो मिलता है कम से कम 18 वर्ष या 21 वर्ष। ठीक है। तो ऐसे कुछ अधिकार हैं जो जन्म से नहीं मिलते, उनको सिर्फ कानूनी अधिकार बोला जाता है, लेकिन जो जन्म से ही मिलते हैं क्या बोला जाता है, उन्हें नैसर्गिक अधिकार बोला जाता है। ये 3 चीजें थी। इसके बाद में 4 नंबर आपको लिख लेना है, जो मूल अधिकार है उनका रक्षक कौन है देश के अंदर। भी हर एक वस्तु का कोई ना कोई, तो हर एक जो संविधान के अंदर कोई ना कोई पार्ट है, कोई ना कोई भाग है, कोई ना कोई अनुच्छेद है, तो उन सभी का रक्षक कौन है। तो रक्षक कौन होता है मूल अधिकार का, रक्षक लिख लेना एससी, यानी सुप्रीम कोर्ट प्लस हाई कोर्ट। कौन है रक्षक इसका, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट रक्षक माना जाता है मूल अधिकार का।
ठीक है। इसके बाद में आपको देख लेना, अभी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ऐसे रक्षक नहीं है अभी आपकी बकरी चोरी होगी और आप सुप्रीम कोर्ट में चले जाओ, ऐसा तो नहीं करना ना हमारे को, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का भी कोई क्राइटेरिया होता है और हाई कोर्ट का भी कोई क्राइटेरिया होता है। जैसे जमीन का केस होता है तो इतने लाख की जमीन होनी चाहिए, फिर ही आप हाई कोर्ट के अंदर जा सकते हो। हाई कोर्ट का वो भी मामला होता है, अगर पेमेंट से संबंधित कोई इशू आ रहा है तो 10 लाख से ऊपर का मामला होना चाहिए, कंपनी विवाद होना चाहिए, ऐसे मामलों के अंदर चला जाता है हाई कोर्ट के अंदर। ऐसा नहीं है भी हमारा ईयरफोन गुम हो गया और हम सीधे ही हाई कोर्ट के अंदर चले जाएंगे। ठीक है, इन सभी बातों का ध्यान रखना पड़ता है। तो जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट रक्षक हैं वो किस किस मामलों के अंदर हैं, आपके मूल अधिकार के रक्षक हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के लेवल का वो होना चाहिए जो आपका मुकाबला है। ठीक है। इसके बाद में 5 नंबर बात इसके अंदर आपको क्या याद रखनी है, 5 नंबर बात याद रखनी है आपको, बी, जो मूल अधिकार है उसको प्रतिबद्ध कौन कर सकता है, मूल अधिकारों पर प्रतिबंध कौन लगा सकता है। तो प्रतिबंध की अगर बात आए तो प्रतिबंध के अंदर लिख लेना, प्रतिबंध उन पे लगा सकता है, कौन लगा सकता है, संसद। मूल अधिकारों के ऊपर प्रतिबंध, इसके अंदर लिख लेना प्रतिबंध संसद द्वारा लगाया जाता है, प्रतिबंध लगा सकता है। ठीक है। प्रतिबंध का ये मतलब होता है, जैसे अभी आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा भी सर, संसद से बड़ा तो क्या होता है, राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति, क्योंकि राष्ट्रपति के सामने राष्ट्रपति के पास बहुत सी ऐसी वीटो पावर है, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, जो संसद होता है ना, संसद के अंदर कौन बैठता है, एक तो लोकसभा बैठती है, दूसरा कौन है, राज्यसभा, प्लस इसके साथ साथ कौन बैठता है, राष्ट्रपति भी संसद के अंदर ही गिना जाता है। राष्ट्रपति भी किसके अंदर गिना जाता है, राष्ट्रपति भी संसद के अंदर ही गिना जाता है। तो देख लेना, जब किसी मूल अधिकार को प्रतिबंध करना हो, मतलब कि उसे मूल अधिकार से हटाना ही हो, मूल अधिकार से हटा के कानूनी अधिकार बनाना हो, तो उसे उसे किसके द्वारा लगाया जाता है, उसे संसद के द्वारा लगाया जाता है। ठीक है। और अगर 6 नंबर बात इसमें लिख लेना, निलंबित, निलंबित किसके द्वारा किया जाता है, तो ये देख लेना, यहाँ पे आ जाएगा आपका राष्ट्रपति। क्या आ जाएगा, राष्ट्रपति आ जाएगा। क्योंकि निलंबित का क्या मतलब होता है, जैसे कोई मूल अधिकार है उसको थोड़े समय के लिए, मूल अधिकार है उसको थोड़े समय के लिए दूर करना या मूल अधिकार को निलंबित करना। जैसे अभी चुनाव का टाइम है, चुनाव के टाइम पे ऐसे थोड़ी है, उधर से उधर विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं और इधर आप सभा कर रहे हो, सड़क पे आके धरने दे रहे हो, तो ये तो बात गलत होगी ना। तो उस दिन आपके मूल अधिकार हैं जो क्या किए जाते हैं, निलंबित किए जाते हैं किसी समय विशेष के लिए। ध्यान रख लेना, किसी समय विशेष के लिए मूल अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है, तो वहां पे आपका उत्तर होना चाहिए राष्ट्रपति। लेकिन अगर आगे के इन फ्यूचर कभी भी बंद करना हो तो वो कौन करेगा, वो करेगा संसद। उम्मीद करता हूं आपको प्रतिबंध और निलंबित के अंदर अंतर पता चल गया होगा। निलंबित होता है वो किस में होता है, सिर्फ कुछ समय विशेष के लिए, लेकिन जो प्रतिबंध होता है वो हमेशा के लिए प्रतिबंध लगाया जाता है। प्रतिबंध के अकॉर्डिंग ही हमारा जो संपत्ति का अधिकार था उसे हटा दिया गया था और उसे क्या कर दिया गया था, कानूनी अधिकार बना दिया गया था। इसको आगे पढ़ेंगे। ठीक है। क्या कर दिया गया था, इसको कानूनी अधिकार बना दिया गया था। किसके अकॉर्डिंग बना दिया गया था, संसद ने बनाया था। मूल अधिकारों को पढ़ते हो तो आपको पता होना चाहिए किस भाग के अंदर है, भाग नंबर 3 के अंदर है, अनुच्छेद 12 से 35 तक है। इसके बाद में बारी आती है कहाँ से लिए गए, तो यूएसए से लिए गए। और बारी आती है नैसर्गिक अधिकार बोला जाता है। क्यों बोला जाता है नैसर्गिक अधिकार, क्योंकि ये अधिकार बच्चे को जन्म से ही मिल जाते हैं, इसीलिए इसे नैसर्गिक अधिकार बोला जाता है। इसे मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है, मैग्ना कार्टा कहा जाता है। और 5 नंबर है इसका, रक्षक कौन है, रक्षक है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। यानी पहले जिला न्यायालय के अंदर जाओगे, अगर आप संतुष्ट नहीं हो तो सीधे हाई कोर्ट के अंदर जाओगे, अगर वहां से भी आप संतुष्ट नहीं हो तो कहां पे जाओगे, सीधे सुप्रीम कोर्ट के अंदर। इसके बाद में 5 नंबर, प्रतिबंध कौन करता है, प्रतिबंध करती है संसद। और निलंबित कुछ समय के लिए निलंबित कौन करता है, तो निलंबित करता है राष्ट्रपति। उम्मीद करता हूं आपको इतनी बातें समझ में आ गई होगी। इसके बाद में अब अनुच्छेद लिख लेना 12। 11 तक तो कवर कर लिए थे ना, ये देखो मैंने आपको बताया था, 11 तक तो कवर कर लिए थे हमने।
ये रहा, नागरिकता के अंदर मैंने आपको 5 से लेके 11 तक कवर करवा दिए थे। इसके बाद में बारी किसकी आएगी? इसके बाद में बारी आएगी अनुच्छेद नंबर 12 की। लिख लेना, इसी पे ही करते हैं चलो। अनुच्छेद 12, अनुच्छेद 12 के अंदर क्या बोला गया है? परिभाषा दी गई है। किसकी परिभाषा दी गई है? राज्य की। राज्य की परिभाषा बताई है। इससे क्या मतलब होता है? राज्य की परिभाषा से का क्या मतलब होता है? तो राज्य की परिभाषा, आप ऐसे मत सोच लेना भी राज्य की परिभाषा है जैसे राजस्थान हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, गुजरात हो गया। इन राज्यों की परिभाषा नहीं है और ना ही इनकी कोई परिभाषा होती है। ये राज्यों की परिभाषा वह है जो संस्था अपने निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हो, उसे क्या बोला जाता है? उसे राज्य बोला जाता है। एक बार मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, जो संस्था अपने निर्णय लेने के लिए अपने आप में स्वतंत्र हो, उसे क्या बोला जाता है? उसे राज्य बोला जाता है। इसके अंदर मैं आपको बता दूं, भारत के अंदर अभी उदाहरण के लिए लिख लेना, इसके अंदर एग्जाम्पल के लिए लिख लेना आप इंडियन रेलवे। इंडियन रेलवे, भारतीय रेलवे है, तो भारतीय रेलवे के ऊपर किसी भी संस्था का कोई दबाव नहीं है, वो अपने निर्णय आप ले सकती है। 2 नंबर पे इसके ऊपर लिख लेना आरबीआई बैंक। बैंकों का बैंक बोला जाता है ना, किसको बोला जाता है? आरबीआई। आरबीआई अपने अंदर एक क्या है? स्टेट है, वो अपने निर्णय खुद ले सकता है। इसके बाद में 3 नंबर आप लिख लेना एसएससी। 4 नंबर लिख लेना यूपीएससी। उदाहरण के लिए मैं आपको लिखा रहा हूँ, ठीक है? ये सभी संस्थाएं क्या है? अपने आप के अंदर एक स्टेट है, अपने आप के अंदर क्या है? ये अपने आप के अंदर एक राज्य है, क्योंकि ये अपने फैसले या अपने आगे वाले इन फ्यूचर के अंदर क्या करना है क्या नहीं करना है, ये खुद समय डिसाइड करते हैं। उम्मीद करता हूं आपको अनुच्छेद 12 के अंदर राज्य की परिभाषा किसे कहते हैं राज्य समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसके बाद में लिख लेना अनुच्छेद नंबर 13। अनुच्छेद नंबर 13 के अंदर क्या कहा जाता है? अनुच्छेद नंबर 13 के अंदर हमें ये कहा जाता है, यदि हमारे मूल अधिकार से किसी के मूल अधिकार, लिख लेना, यदि हमारे मूल अधिकार से किसी के मूल अधिकार प्रभावित होते हों। किसी के मूल अधिकार प्रभावित हों तो हमारे मूल अधिकार, तो हमारे मूल अधिकार पर रोक लगाई जा सकती है। रोक लगाई जा सकती है, ठीक है? अनुच्छेद 13 के अंदर क्या बोला जाता है? अनुच्छेद 13 के अंदर बोला जाता है, यदि अभी मान लो मेरे को कुछ भी मूल अधिकार है, तो ऐसा अधिकार है ना, अभी मैं भारत के अंदर कहीं भी जा सकता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है अभी संसद की कोई कार्रवाई चल रही है मैं संसद के अंदर ही घुस गया, ये तो अधिकार नहीं है ना। ये अधिकार होगा तो संसद की कार्रवाई के अंदर मैं बाधा उत्पन्न करूंगा, जिसे मेरे जो मूल अधिकार दे रखा है ना मुझे कहीं भी घूमने का अधिकार, वो क्या हो जाएगा? वो रद्द कर दिया जाएगा। तो ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि यदि हमारे मूल अधिकार से किसी के मूल अधिकार को दिक्कत होती हो, ठीक है, तो उस मूल अधिकार को क्या कर दिया जाता है? उस मूल अधिकार को रद्द कर दिया जाता है। इसे क्या बोलते हैं? इसे अल्पीकरण बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इसे अल्पीकरण कहा जाता है। लिखना हो तो लिख लेना, नहीं तो आपकी मर्जी।
ठीक है। इसके बाद में बारी आएगी अनुच्छेद 14 की। किसकी बारी आएगी? अनुच्छेद 14 से लेके 18 तक कवर करेंगे, जिसे क्या बोलते हैं? जिसे बोलते हैं समानता का अधिकार। लिख लेना। छह पहले 7 मूल अधिकार थे, ये बात लिख लेना। भारत के संविधान के अंदर पहले 7 मूल अधिकार थे। मूल अधिकार थे, लेकिन 44वें संविधान संशोधन, संविधान संशोधन 44वें संविधान संशोधन किसके अंतर्गत? 1978। 1978 लिख लेना। 44वें संविधान संशोधन 1978 के अंदर संपत्ति के अधिकार को हटाकर कानूनी अधिकार, कानूनी अधिकार बना दिया गया। कानूनी अधिकार बना दिया गया। ये बात याद रख लेना। मैं जो रेड पेन से अंडरलाइन कर रहा हूँ, इसके अंदर किस संविधान संशोधन के अंदर सीधा सीधा सा प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम के अंदर। ये बात आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी एग्जाम के अंदर उठा के देख लेना। अगर 10 एग्जाम हुए हैं तो 10 एग्जाम में से कम 7 एग्जाम ऐसे हैं जिसमें से इस टॉपिक पे क्वेश्चन बने हैं। यानी ये क्वेश्चन सीधा सीधा पूछा जाता है कि संपत्ति के अधिकार को कौन से संविधान संशोधन के अंतर्गत कानूनी अधिकार बनाया गया था। ठीक है। इसके बाद में बारी आती है अनुच्छेद उसकी मूल अधिकार की। तो 1 नंबर लिख लेना, समानता का अधिकार। पहला अधिकार पढ़ा रहा हूं मैं, इसके अंदर अनुच्छेद आएंगे। समानता का अधिकार और अनुच्छेद, आर्टिकल लिख रहा हूं यहाँ पे, आर्टिकल नंबर 14 से लेके 18 तक। ठीक है। तो 1 नंबर लिख लेना अनुच्छेद 14। क्या लिखोगे आप? अनुच्छेद 14 लिखोगे। विधि के विधि के समक्ष समानता। विधि के समक्ष समानता का क्या मतलब होता है? जो अनुच्छेद 14 है हमें क्या अधिकार देता है? विधि के समक्ष समानता। यानी जो कानून है, कानून के समक्ष हम सभी क्या हैं? कानून के लिए एक ही हैं। हम चाहे किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हों, किसी भी कंडीशन के अंदर रह रहे हों, देश के किसी भी कोने के अंदर रह रहे हों। और 3 नंबर बात, 4 नंबर, हम गरीब हों अमीर हों, हम कानून की नज़रों में सारे के सारे एक समान माने जाएंगे। ये बात याद रख लेना। भारत का सबसे भारत का सबसे गरीब व्यक्ति अगर कोई अगर कोई अपराध करता है तो उसे भी वही सजा दी जाएगी। और भारत का अगर सबसे अमीर व्यक्ति भी वही अपराध करता है तो उसे भी क्या दी जाएगी? वही सजा दी जाएगी जो एक गरीब व्यक्ति को दी जाती है। उम्मीद करता हूँ आपको अनुच्छेद 14 समझ में आया होगा। इसे क्या बोला जाता है? विधि के समक्ष समानता का अधिकार बोला जाता है। ठीक है। इसके बाद में बारी आ जाएगी, इसके बाद में बारी आ जाएगी अनुच्छेद नंबर 15 की। किसकी बारी आएगी? अनुच्छेद नंबर 15 की बारी आएगी। 15 के अंदर हमें क्या कहा जाता है? जाति धर्म लिंग के
अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 के अंदर क्या बोला गया है? जाति धर्म, जाति धर्म, लिंग तथा जन्म स्थान के जाति, लिंग तथा धर्म के आधार पे भेदभाव, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, नहीं किया जाएगा। ठीक है, ये देख लेना। अनुच्छेद 15 क्या बोलता है, हम चाहे किसी भी जाति के हों, हम चाहे किसी भी धर्म के हों, हम चाहे मेल हो या फीमेल हो, तथा हमारा जन्म स्थान कहीं भी हो, ठीक है, और इन सब के चार चीजों के आधार पे हमारे साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। चार चीजें हैं, कौन कौन सी है? जाति है, धर्म है, लिंग है तथा जन्म स्थान है। इन चारों चीजों के आधार पे हमारे साथ कभी भी किसी भी फील्ड के अंदर जो क्या है, भेदभाव नहीं किया जाएगा। अब बारी आएगी अनुच्छेद नंबर 16 की। अनुच्छेद नंबर 16 के अंदर देख लेना क्या कहा जाता है, लिख लेना। अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 16 क्या है? समानता, लोक नियोजन का अधिकार। क्या है? लोक नियोजन का अधिकार। लोक नियोजन का अधिकार क्या बोलता है? लोक नियोजन, लोक नियोजन का क्या मतलब होता है? सरकारी नौकरी। क्या मतलब होता है इसका? सरकारी नौकरी के अंदर क्या कहा जाता है? किसी भी धर्म, किसी भी जाति या किसी के अंदर भी कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। किसके अंदर नहीं किया जाएगा? लोक नियोजन के अंदर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। कहाँ पे ये बात बोली गई है? अनुच्छेद 16 के अंदर बोली गई है। और अनुच्छेद 17 आएगा इसके बाद में। 17 के अंदर देख लेना क्या कहा जाएगा। 17 के अंदर कहा जाता है अस्पृश्यता का अंत। किसका कहा जाता है? अस्पृश्यता या छुआछूत का, लिख लेना। किसका बोला जाता है? अस्पृश्यता या छुआछूत। अनुच्छेद 17 इसके अंदर क्या है? अस्पृश्यता। अस्पृश्यता का अंत का क्या मतलब होता है? जैसे पहले के जमाने के अंदर क्या होता था, या पहले के समय के अंदर कोई भी गरीब व्यक्ति या कोई भी छोटी जाति का व्यक्ति अगर बड़ी जाति वाले को छू देता था तो उसे बहुत से कड़ी क्या मिलती थी? सजा मिलती थी। ठीक है, कड़ी से कड़ी क्या मिलती थी? सजा मिलती थी। उदाहरण के लिए जैसे अभी कोई बड़ा गांव है, तो बड़े गांव के अंदर कोई भी पानी का कुआ है, पानी के कुएं से क्या होता था, जो छोटी जात के व्यक्ति थे उन्हें क्या नहीं किया जाता था? उन्हें पानी नहीं पीने दिया जाता था। क्या उन्हें पानी पीने तो दिया जाता था, लेकिन कोई एक अलग से व्यक्ति रखा जाता था जो उस कुएं में से पानी निकालेगा फिर उनको पियाएगा। ठीक है, तो ये क्या होता था? छुआछूत होती थी भी, आप छोटी जाति के हो और हम बड़ी जाति के हैं। तो इन सभी का अंत कहाँ पे किया गया है? भारत के संविधान के अंदर अनुच्छेद 17 के अंदर किया गया है। अस्पृश्यता का अंत किया गया है, छुआछूत का अंत किया गया है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये बात समझ में आई होगी। इसके बाद में देख लेना अनुच्छेद नंबर 18 के अंदर हमें क्या बात बोली गई है। अनुच्छेद 18 के अंदर क्या बात बोली गई है? उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत कहाँ पे मिलता है? अनुच्छेद 18 के अंदर मिलता है। उपाधियों के अंत से क्या मतलब होता है? उपाधियों के अंत से मतलब होता है, जैसे पहले के जमाने में क्या होता था,
राजा होता था तो राजा के बेटे को क्या कहा जाता था, राजकुमार कहा जाता था। और राजा के जो पिता होते थे उन्हें महाराजा कहा जाता था। ऐसे ऐसे करके जो उपाधियां थी, या किसी गांव के अंदर कोई जैसे सबसे अमीर आदमी है तो उसे ठाकुर साहब के नाम से बुलाते थे। ज्यादातर फिल्मों के अंदर आपने देखा होगा, है ना। बहुत सी फिल्मों के अंदर ठाकुर साहब जी पाए जाते थे। अभी तो हिंदी फिल्में बहुत कम देखते हैं लोग। पहले के ज़माने में क्या होता था, पहले के ज़माने में हिंदी फिल्मों को बहुत प्रीफ्रेंस दी जाती थी, जिसके अंदर क्या कहा जाता था, बड़े से गांव होते थे, बड़े से गांव के अंदर जो सबसे बड़ा जागीरदार होता था, या तो उसे जागीरदार की उपाधि दे दी जाती थी, या उसे ठाकुर साहब की उपाधि से लोग बुलाते थे। जब वो गांव के अंदर आता था तो लोग उसे क्या बोलते थे, ठाकुर साहब आ गए, ठाकुर साहब आ गए, तो सभी डर के मारे कांपने लग जाते थे। ठीक है। आज के टाइम के अंदर क्या है, आज के टाइम के अंदर भारत के संविधान के अंदर अनुच्छेद 18 ने उपाधियों का अंत कर दिया। आप किसी भी गांव से हो, किसी भी फील्ड से हो, आप कोई भी उपाधि धारण नहीं कर सकते। इसके अंदर कुछ शिक्षा जगत की उपाधियां हैं, जैसे आप सब इंस्पेक्टर की उपाधि है आपके पास, आप यूपीएससी क्लियर करते हो, एसडीएम की उपाधि आ जाएगी, आईएएस अधिकारी बनते हो तो आईएएस की, ये सभी क्या है, ये आप नाम के आगे लगा सकते हो। ठीक है। और शिक्षा जगत की उपाधियां हैं, इसके अंदर लिख लेना, शिक्षा जगत उपाधियां की उपाधियों का अंत नहीं किया, नहीं किया है। आर्मी के अंदर है ना उपाधियां, जैसे जनरल है, कर्नल है, ब्रिगेडियर है, बहुत सी उपाधियां होती है। तो शिक्षा जगत जगत की जितनी भी उपाधियां हैं उन सभी का क्या है, उन सभी का अंत नहीं किया गया है। लेकिन गांव के अंदर जागीरदार, ठाकुर, राजकुमार, महाराजा, इन सभी उपाधियों का क्या कर दिया गया है, इन सभी उपाधियों का अंत कर दिया गया है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत, अनुच्छेद 18 के अंतर्गत। तो ये देख लेना, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ। मैंने आपको क्या बोला था, 14 से लेके 18 तक क्या है, समानता का अधिकार है, यानी सभी को समान अधिकार है। तो सभी की विधि के समक्ष समानता, पहली बात। 2 नंबर, जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान के अंदर समानता। 3 नंबर, इसका 16 क्या कहता है, लोक नियोजन में समानता, यानी सरकारी नौकरी के अंदर सभी को क्या होता है, समानता मिलती है। 4 नंबर, अस्पृश्यता का अंत। ये भी क्या है, आज की नजर में छोटी जाति और बड़ी जाति क्या है, बिल्कुल इक्वल है, सभी के सभी बराबर है। अस्पृश्यता का अंत हो गया ना, तो ये भी एक तरह की समानता के अंदर आ गया। और 18 के अंदर क्या है, उपाधियों का अंत। आप राजकुमार हो, आप जागीरदार हो, या आप किसी की जमीन पास की बारे हो, आपके पास कोई भी उपाधि नहीं होगी। आप सभी क्या हो, एक समान हो कानून की नजर में। सभी के सभी क्या हैं, एक समान हैं। ठीक है। अभी देख लेना, इसके बाद में बारी आएगी अनुच्छेद नंबर किसकी, बारी आएगी अनुच्छेद नंबर 19 की। 14 से लेके 18 तक खत्म कर दिया गया है। अभी 2 नंबर मूल अधिकार हैं, वो लिख लेना। 2 नंबर क्या मूल अधिकार हैं, 2 नंबर मूल अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार। कौन सा अधिकार है, स्वतंत्रता। स्वतंत्रता का अधिकार कहाँ से कहाँ तक, 19 से लेके 22 तक स्वतंत्रता दी जाती है। कौन देता है स्वतंत्रता, स्वतंत्रता देता है भारत का संविधान। कौन, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद देता है, अनुच्छेद 19। ठीक है। तो स्वतंत्रता के अंतर्गत 1 नंबर के अंतर लिख लेना, संविधान जो स्वतंत्रता का अधिकार है, यानी 19 नंबर का अधिकार, सॉरी अनुच्छेद 19 है, उसे क्या बोला जाता है, उसे संविधान के रीढ़ की हड्डी भी बोला जाता है। तो 1 नंबर लिख लेना, सॉरी 19 नंबर। इसके अंदर आप क्या लिखोगे, स्वतंत्रता का अधिकार। क्या लिखोगे इसके अंदर, स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में क्या बोला गया है, अधिकार के बारे में कहाँ बोला गया है, अनुच्छेद नंबर 19 के अंदर बोला गया है। अभी अनुच्छेद नंबर 19 को भी कई पार्टों के अंदर बांटा गया है। ठीक है, कई भागों के अंदर बांटा गया है। तो आपको 1 नंबर अनुच्छेद 19 का नंबर 1 लिखना है। क्या लिखना है नंबर 1 के अंदर, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता।
अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का क्या मतलब होता है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मतलब होता है हमें बोलने का अधिकार है। क्या है? हमें बोलने का अधिकार है। बोलने का अधिकार तो है, लेकिन कहीं पे भी कुछ भी बोलने का अधिकार नहीं है। ठीक है, आपको सोच समझ के बोलना होगा। मैंने आपको पहले अनुच्छेद 13 के अंदर बोला गया था भी अगर आपका मूल अधिकार किसी के मूल अधिकार का हनन कर रहा है तो आपका वो मूल अधिकार पे रोक लगा दी जाएगी, जिसे क्या कहते हैं? अल्पीकरण। सबसे पहले आपको बात पढ़ाई थी, इसीलिए आप कुछ भी बोलते हो तो सोच समझ के बोलना चाहिए। ठीक है, और इसके अंदर अनुच्छेद 19 के अंदर 19 के 1 के अंदर हमें और किस किस चीज की स्वतंत्रता है वो भी लिख लेना। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, हम बोल सकते हैं। 2 नंबर लिख लेना, हमें मौन रखने की स्वतंत्रता है। मौन रखने की भी स्वतंत्रता है हमें। किस चीज की है? मौन रखने की। 3 नंबर लिख लेना, हमें झंडा लहराने की स्वतंत्रता है। झंडा लहराने की भी स्वतंत्रता है। ये सभी स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत ही आ जाते हैं। क्या क्या? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, हम कुछ बोल सकते हैं। मौन अधिकार की स्वतंत्रता, झंडा लहराने की स्वतंत्रता, और 4 नंबर लिख लेना, किसी का भी पुतला पुतला जलाने की स्वतंत्रता। पुतला जलाने की स्वतंत्रता। और 5 नंबर एक और लिख लेना, आरटीआई। आरटीआई की स्वतंत्रता। आरटीआई की स्वतंत्रता होती है ना, सूचना, राइट टू इंफॉर्मेशन का अधिकार। 19 के 1 के अंदर यह है हमें। राइट टू इंफॉर्मेशन का अधिकार कहाँ मिलता है? 19 के 1 के अंदर ही मिलता है। ये 5 प्रकार की स्वतंत्रता है। अभिव्यक्ति यानी हम कहीं पे भी बोल सकते हैं। मौन का अधिकार है, झंडा लहराने की स्वतंत्रता है, पुतला जलाने की स्वतंत्रता है, और आरटीआई का अधिकार है। इसको लिख लेना। इसके आगे मैं एक लाइन लिखनी भूल गया। इसे क्या बोलते हैं? संविधान के रीढ़ की हड्डी। क्या बोलते हैं इसे? संविधान में, संविधान के रीढ़ की हड्डी। संविधान के रीढ़ की हड्डी बोला जाता है। ठीक है, इसके बाद में बारी आएगी अनुच्छेद 19 के पार्ट नंबर 2 की। 19 के अंदर पार्ट नंबर 2 लिख लेना। पार्ट नंबर 2 19 का क्या बोलता है? हमें सभा करने का अधिकार है। क्या है? हमें सभा करने का। सभा करने का अधिकार तो है, लेकिन बिना हथियार। यहाँ पे लिख लेना, हमें बिना हथियार, बिना हथियार सभा करने का अधिकार है। ऐसा नहीं है साथ में तो ले गए AK-47 और जाके दे दिया धरना, ये बातें तो फिर शोभा नहीं देती ना। तो हमें क्या है? सभा करने का अधिकार है, लेकिन बिना हथियार के सभा करने का अधिकार है। ये बात याद रख लेना, मैं बार बार इसके ऊपर गौर कर रहा हूँ। क्या अधिकार है? हमें सभा करने का अधिकार तो है, लेकिन बिना हथियार के सभा कर सकते हैं हम। ठीक है, इसके बाद में 3 नंबर के अंदर लिख लेना, संगठन बनाने की या संगठन बनाने का अधिकार। 19 के 3 के अंदर हमें संगठन बनाने का अधिकार। बनाने का अधिकार यानी हम अपनी पार्टी बना सकते हैं, संगठन बना सकते हैं। ठीक है, और 19 के 4 के अंदर आप एक बात और लिख लेना। 19 के 4 के अंदर आप क्या लिखोगे? बिना रोक टोक के चारों तरफ घूमने का अधिकार। सीधा ही लिख लो ना, रोक टोक चारों तरफ घूमने का अधिकार। चारों ओर घूमने का अधिकार। चारों ओर घूमने का अधिकार का ये मतलब नहीं है आप किसी के भी घर में घुस जाओ और उनको जाके बोलो हमें तो 19 के 4 के अंदर निशान सर ने पढ़ाया था, हमें तो चारों ओर घूमने का अधिकार है। फिर वो आपको तो लत्याएगा और मेरे को और कहेगा ऐसे मास्टर से बढ़ के आते हो। तो चारों ओर घूमने का अधिकार तो है, लेकिन कानून के नजर के अंदर रह के चारों ओर घूमने का अधिकार है अपन। मैंने आपको पहले अनुच्छेद 13 के अंदर बात बता दी गई थी, अगर हमारा मूल अधिकार किसी के मूल अधिकार का हनन करेगा तो हमारे मूल अधिकार के ऊपर संसद है जो रोक लगा देगी। ठीक है, और 19 के 5 के अंदर आप लिख लेना, भारत के किसी भी कोने के अंदर, भारत में किसी भी कोने में बसने का अधिकार।
भारत में कहीं भी बसने का अधिकार, बसने का अधिकार। ठीक है। और 19 के 6 के अंदर क्या बोला गया था? 19 के 6 के अंदर संपत्ति का अधिकार था, जिसको काट के क्या कर दिया गया था? रद्द कर दिया गया था 19 के 6 के अंदर। मैंने आपको पहली बात बताई थी, संपत्ति का अधिकार था 19 के 6 के अंदर, जिसको काट के क्या कर दिया गया था? लिख लेना वैसे, 19 के 6 के अंदर संपत्ति का अधिकार, काम ही आएगा। संपत्ति का अधिकार, कौन सा अधिकार? संपत्ति का अधिकार, जिसे 42वें संविधान संशोधन, 42वें संविधान संशोधन 1978 ने कानूनी अधिकार, ने कानूनी अधिकार बना दिया गया, कानूनी अधिकार बना दिया गया, क्या गया? अभी मैं आपको बात बताता हूँ, इसे कानूनी अधिकार क्यों बनाया गया। अच्छे से समझ लेना, आपसे सीधा सीधा कहीं पे भी क्वेश्चन पूछा जाता है, भी जो 19 के 6 के अंदर हमें संपत्ति का अधिकार दिया था, उसे कानूनी अधिकार बनाने के क्या कारण थे? तो मैं आपको बात बता रहा हूँ, ये मेरी जमीन है, ठीक है। अभी जमीन है, अभी भारत सरकार क्या कर रही है? भारत सरकार इधर से रेल लाइन लेके आ रही है, ठीक है। रेल लाइन लेके आ रही है, ये मेरी जमीन है, लेकिन जो रेल लाइन है वो मेरी जमीन के अंदर से जाएगी, अंदर से गुजरेगी। अंदर से गुजारने के लिए क्या करना पड़ेगा? भारत सरकार को मेरी जमीन खरीदनी पड़ेगी। लेकिन मैं मेरी जमीन बेचना नहीं चाहता, मैं मेरी जमीन क्या नहीं करना चाहता? मैं मेरी जमीन बेचना नहीं चाहता। लेकिन अगर मैं जमीन ना बेचूंगा तो रेल लाइन को सिर्फ एक मेरे 2 या 4 बीघा खेत के लिए रेल लाइन को इस पहले ऐसे घुमाना, फिर उसके बाद में ऐसे घुमाना, फिर उसके बाद में ऐसे घुमाना पड़ेगा। ऐसे घुमाना पड़ेगा ना। अगर मैं मेरी जमीन से नहीं रेल निकलने देता तो भारत सरकार को रेल लाइन ऊपर से लेके आनी पड़ेगी, ठीक है। तो भारत सरकार ने क्या किया था? अभी देख लेना, भारत सरकार अगर मेरी संपत्ति धक्के से जब्त करेगी तो मैं कहां चला जाऊंगा? सुप्रीम कोर्ट के अंदर चला जाऊंगा ना, क्योंकि मैं तो जायज बात कर रहा हूं बिल्कुल। और वहां पे भारत सरकार गलत होगी। क्यों होगी? क्योंकि मुझे तो संपत्ति का अधिकार है। इसीलिए क्या था, संपत्ति के अधिकार के अंतर्गत देश के विकास के अंदर बहुत सी बाधा उत्पन्न होने लग गई थी। तो संसद ने या सरकार ने क्या किया था? जो संपत्ति का अधिकार था उसे काट के कानूनी अधिकार बना दिया गया, जिसे संविधान के अनुच्छेद 300 के अंदर रख दिया गया। तो देख लेना, मैंने आपको पहले भी बोला था, जो मूल अधिकार हैं उन्हें कभी भी भंग नहीं किया जा सकता, ठीक है। और कानूनी अधिकार हैं उनके अंदर क्या है? रोक टोक लगाई जा सकती है। तो इसीलिए देख लेना, जो मूल अधिकार है, इन सब कारणों से बचने के लिए ही मूल अधिकार को क्या कर दिया गया था? मूल अधिकार को संपत्ति के संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार बनाना पड़ा था। देश के विकास के अंदर बहुत सी बाधा उत्पन्न होने लग गई थी, ठीक है। इसके बाद में बारी आएगी इसके 19 के 7 की। 7 के अंदर क्या है? व्यवसाय करने का अधिकार, व्यवसाय करने का अधिकार। व्यवसाय करने के अधिकार से क्या मतलब होता है? आप कानून की नजरों में जो भी लीगल काम है वो कर सकते हो। ऐसा नहीं है AK-47 बेचनी शुरू कर दी तो वो व्यवसाय नहीं माना जाएगा, वो कानूनी अपराध माने जाओगे, कानूनी अपराधी हो आप, ठीक है। व्यवसाय करने का अधिकार तो है, लेकिन जो कानून की नजरों के अंदर लीगल काम हो, हम उस चीज का व्यवसाय कर सकते हैं। तो अनुच्छेद अनुच्छेद 19 के अंदर 7 पॉइंट थे, तो सातों के सातों मैंने आपको अच्छे से समझा दिए हैं, ठीक है। इसके बाद में बारी आएगी अनुच्छेद नंबर, ठीक है। तो अभी देख लेना, अनुच्छेद मैंने आपको कितने करवा दिए हैं? अनुच्छेद 12 से लेके 19 तक मैंने आपको कंप्लीट करवा दिए हैं। इसके बाद में अनुच्छेद 20 से कल स्टार्ट करेंगे। किससे करेंगे? अनुच्छेद, इसी PDF के अंदर मैं कल आपको करवा दूंगा, ठीक है। इसी के नीचे ही, क्योंकि जो मूल अधिकार है ना, मूल अधिकार की 12 से लेके 35 तक आपको एक ही PDF दे दी जाएगी,
इसी पीडीएफ के अंदर यहीं से ही अपन कल स्टार्ट करेंगे। तो ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको 12 से लेके 19 तक जो भी पढ़ाया अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं कल। अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो क्लास को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं कल अनुच्छेद 20 से लेके कल करेंगे 28 तक। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।